नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूँ रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की दी चेतावनी। कहा 48 घंटे तक जंग लड़ना चाहता था पाकिस्तान। भारतीय सेना के आगे 8 घंटे में ही टेक दिए घुटने। वैश्विक मंच पर लगातार बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान। स्वदेश लौटने लगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल। अलग अलग देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से भारत के साथ। देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन से जुड़े 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जैसलमेर से कोर्ट ने जासूसी के आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या पंजाब किंग्स 11 कौन बनेगा इस साल आईपीएल का चैंपियन? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो गई है। असम में स्थिति सबसे विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी छोटा बेकरा, फुलेरताल, एपी घाट और बीपी घाट के में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आज वे कछार और कल दीमा हसाओं का दौरा करेंगे। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत व पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को अभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के बाढ़ प्रभावित कछार जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और प्रशासन को लंबी प्रक्रिया खत्म करने और त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की है।
राज्यपाल अजय भल्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की स्थिति का जायजा लिया और राज्य को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन पे मणिपुर में फ्लड सिचुएशन के बारे में पूछा। उनको हमने ब्रीफ किया कि अब रिवर्स में पानी नीचे चला गया है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे स्टेप्स लिए। एनडीआरएफ की हेल्प भी ली गई, हमारे अपनी एसडीआरएफ है और हमारे पास जो और पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपनी फायर सर्विस के लोग थे। 3000 के करीब लोगों को हमने रेस्क्यू किया। 58 रिलीफ कैंप्स में रखा हुआ है। नदी कुछ जगह पे ब्रीच कर गई थी तो सडनली भी पानी आया और उसको बड़ी इफ़ेक्टिवली हमने लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। और अब बारिश कम हो गई है, धीरे धीरे नदियों का पानी नीचे चला गया है और अब हम बाकी का रिस्टोरेशन का जो काम है उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। पहाड़ी ज़िलों में भी कहीं कहीं लैंडस्लाइड होने से हमारे हाईवेज़ और रोड्स बंद हुए थे, लेकिन 1 या 2 घंटे के गैप में वो सब ठीक कर लिए गए और अभी हर जगह ट्रैफिक नॉर्मल उसमें चलता है। हमें पूरी आशा है कि कुछ भी इमरजेंसी होने से हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की तरफ से पूरा एश्योरेंस दिया कि जो भी और कुछ रिसोर्सेज चाहिए हों वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिक्किम में लगातार वर्षा के कारण हो रहे भूस्खलन और तीस्ता नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हालात खराब हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने हालात का जायजा लेने के लिए सिंगताम क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्थानीय प्रशासन से राहत कार्यों की समीक्षा की और आपदा प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सिंगताम क्षेत्र के आसपास के स्थानीय लोगों को सतर्कता बरतने पर जोर दिया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, एक शिक्षक एजाज अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक वसीम अहमद खान शामिल है। तीनों बर्खास्त कर्मचारी इस समय जेल में बंद हैं। ये तीनों कर्मचारी लश्कर-ए-तैयबा, LET और हिजबुल मुजाहिदीन HM के लिए काम कर रहे थे। उपराज्यपाल बनने के बाद से मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के सफाई में जुटे हैं। अब तक 75 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आतंक से संबंध रखने के आरोप में नौकरी से निकाला जा चुका है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। शकूर को आज जयपुर के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक शकूर खान की गतिविधियां काफी समय से संदिग्ध पाई जा रही थी। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। निगरानी के दौरान ये जानकारी सामने आई कि शकूर खान पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत कुछ व्यक्तियों, विशेषकर एहसानुर रहीम उर्फ दानिश और सुहेल कमर के साथ लगातार संपर्क में था।
गौरतलब है कि दानिश को पहले ही भारत सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित कर वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। शकूर खान से पूछताछ में सामने आया कि उसने दानिश की मदद से कई बार पाकिस्तान का वीज़ा प्राप्त किया और पाकिस्तान की यात्राएं की। पाकिस्तान प्रवास के दौरान शकूर खान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों से संपर्क साधने का आरोप है। आरोप है कि वे ISI के बताए अनुसार भारत लौटकर सामरिक महत्व की सूचनाएं इकट्ठा करता था और उन्हें व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से पाकिस्तान तक पहुंचाता था। गौरतलब है कि शकूर खान 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर भी काम कर चुका है। उस वक्त सालेह मोहम्मद पोखरण से विधायक थे। प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बिहाफ पे अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमने मिलकर 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 डेज का पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है और 10 दिन को हम न्यायालय में वापस पेश करेंगे। बाकी इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए मूव करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अतिरिक्त उप महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान देश भर में 3 लाख कैडेटों को जोड़ने के साथ NCC के योजनाबद्ध तरीके से विस्तार की भी घोषणा की, जिसके लिए कई राज्य पहले ही सहमति दे चुके हैं और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में तीव्र गति से वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यों ने इस विस्तार को समर्थन देने के लिए आवश्यक संबंधित प्रशिक्षण अवसंरचना परियोजना की त्वरित मंजूरी और सुविधाओं का भी आश्वासन दिया। अपने संबोधन में रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में NCC की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया और नेतृत्व कौशल विकसित करते हुए अनुशासित, जिम्मेदार और प्रेरित युवाओं को तैयार करने में इसकी प्रभावशीलता पर ध्यान दिलाया। पिछले वर्ष मार्च के महीने में ये घोषणा की कि जो हमारे 17 लाख कैडेट हैं उसकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख। पूरा देश, चाहे वो हमारे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र शासित राज्य, पूरा सकारात्मक कि कैसे कैडेट की संख्या बढ़े, हमारी ट्रेनिंग और बढ़िया हो। और अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास किया। इसके तहत यूपी पुलिस और PAC की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभी तक अग्निवीरों के लिए CISF, BSF जैसे अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण है। वहीं ओडिशा और हरियाणा ने भी 10% आरक्षण दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को सबसे ज्यादा 20% का आरक्षण मिलेगा। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भारतीय थल, वायु और नौसेना में 4 साल सेवा देने के बाद बाहर आएंगे, उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अब स्थानीय लोग 6 कमरे और 12 बेड तक की होम स्टे इकाई पंजीकृत कर सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने की सुलभ सुविधा मिलेगी।
वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा राशन प्रणाली को मजबूती देने के लिए हर जिले में 75 से 100 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न निधियों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने 5 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन धनराशि की मंजूरी दी है। ये निर्णय औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत लिया गया। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 10 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली गई है। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि संघर्ष 48 घंटे तक चलेगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि 10 मई को लगभग 1 बजे पाकिस्तान का लक्ष्य 48 घंटों में भारत को अपने घुटनों पर लाना था। पाकिस्तान की ओर से कई हमले किए गए और उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. CDS ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी हुई तो हमने भी कहा था कि यदि पाकिस्तान हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करता है तो हम उस पर दोगुनी गति से जोरदार हमला करेंगे। We had informed Pakistan on the day we had done this surgical strikes on 7th. We had done it till from 11:05, that's 5, at about 1 o'clock to about 1:30, and at 5 minutes later we had rigged up the Director General of Military Operations to say that we have done this, and we have hit only terror targets. Military establishments have been out of the purview of the strikes, and we have ensured that there are no collateral damage, especially civilians. And we need to talk to each other. So that was, I think, a rational decision. And subsequently, when there was a rhetoric from Pak side, we also said that in case Pakistan hits us, hits military establishments, we are going to hit them back. We'll hit them harder. और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बकरीद शांतिपूर्वक मनाई जा सके, इसके लिए संभल प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। बकरी ईद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जनपद में जितने भी हमारे स्थान हैं जहां पे नमाज होनी है, वहां के प्रतिनिधि भी आए और सभी को कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कुर्बानी है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी। केवल जो पहले से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन्हीं के ऊपर दी जाएगी। जो प्रतिबंधित जीव हैं उनके कटान पर तो पूर्णतः रोक है और इसमें शांति समिति की बैठक में भी बताया गया है 163 ऑलरेडी लागू है और किसी भी प्रकार का कोई भी शांति को व्यवधान करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार धीरे धीरे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने में जुटी है। अब इसी कड़ी में बांग्लादेशी सरकार ने अपने नोटों से बंगबंधु की तस्वीर हटा दी है। सोमवार को गवर्नर डॉक्टर एहसान एच मंसूर ने 6 नए नोटों की तस्वीरें मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सौंपी। नए नोटों में 1000, 50 और 20 टका का मूल्य वर्ग शामिल है, जिन्हें जल्द ही प्रचलन में लाया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश बैंक ने स्पष्ट किया है कि शेख मुजीब की तस्वीर वाले पुराने नोट भी वैध रहेंगे और समानांतर रूप से प्रचलन में बने रहेंगे। कई जानकार मोहम्मद यूनुस सरकार के इस कदम को शेख मुजीबुर रहमान की विरासत खत्म करने की कोशिश का हिस्सा बता रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इतिहास की किताबों में भी बदलाव कर चुकी है, जिनमें बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को धुंधला किया जा रहा है। साथ ही मौजूदा बांग्लादेश सरकार में शेख मुजीबुर रहमान की कई जगहों पर प्रतिमाओं को भी तोड़ा गया है। गौरतलब है कि 1971 में पश्चिम पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से बांग्लादेश के सभी नोटों पर शेख मुजीब की तस्वीर रही है। शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला मंगलवार को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। आईपीएल 2025 का महामुकाबला, किसके सर सजेगा जीत का सेहरा? आईपीएल को मिलेगा नया चैंपियन। खिताब की तलाश में उतरेंगी पंजाब किंग्स और आरसीबी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। बात अगर मौजूदा सीजन की करें तो दोनों टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता दिखी है। आरसीबी की बात करें तो इस टीम ने पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसकी कोशिश उस प्रदर्शन को दोहराते हुए खिताब पर कब्जा जमाने की होगी। टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। वहीं कोहली के अलावा फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल, कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने टीम को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी का शानदार प्रदर्शन रहा था। ऐसे में वो फाइनल मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगी।
वही बात अगर पंजाब किंग्स की करें तो पहले क्वालीफायर में अपने घरेलू मैदान मुल्लापुर पर आरसीबी के हाथों मिली हार के बावजूद श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालीफायर में शानदार वापसी की और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर 11 साल बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई। अब पंजाब किंग्स की नजर हर हाल में आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की होगी। टीम की बात करें तो बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिश, प्रियांश आर्य और शशांक सिंह जैसे भरोसेमंद खिलाड़ियों का सहयोग मिलेगा। पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच अब तक के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो दोनों टीमें अब तक 36 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स को 18 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 18 मैचों में ही आरसीबी को जीत हासिल हुई है। ऐसे में आंकड़ों में दोनों टीमें बराबर नजर आती हैं। वहीं मौजूदा सीजन की बात करें तो इस सीजन में दोनों टीमें 3 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 2 बार आरसीबी को जीत मिली है, जबकि एक जीत पंजाब किंग्स के हाथ लगी। बहरहाल अब आईपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले के लिए मंच सज चुका है। दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2025 का ताज किसके सिर सजता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।